गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जीडी के जो एग्जाम रहे हम पिछले महीने से जो लगातार करंट अफेयर्स हमने पढ़ाए हैं उसी में से प्रश्न आ रहे हैं। हमारे सारे स्टूडेंट फ़ोन करके बता रहे हैं कि प्रश्न जो है इन्हीं में से आ रहे हैं। आप खुद देखिए और इसको परखिए और रियलाइज़ करिए। खुद देखिए, डेली बेसिस पे इन प्रश्नों को देखिए और आप खुद देखेंगे कि आपका अगले एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स के बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी। इससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपको यहीं से मिलेंगे। तो चलिए आप इसको पढ़िए, अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए हम आज का करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको करंट अफेयर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, आप दोनों देख सकते हैं। ये सुविधा आपको दी जा रही है सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। पहला प्रश्न आज का है, सिक्किम के किस समुदाय ने अपने नए साल का त्यौहार तामू लोसर मनाया है ना। सिक्किम में 9 वर्ष का एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है तामू लोसर। तामू लोसर जो है मनाया जाता है। आप देखेंगे तो ये कौन सा है, तो कौन सा समुदाय, तो गुरुंग समुदाय मनाता है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, गुरुंग समुदाय इसको मनाता है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसएससी के लिए सबसे बेहतरीन और शानदार प्रश्न इस तरीके से बनते हैं। राज्यों के लोक नृत्य से, राज्यों के जो अपने त्यौहार होते हैं, राज्यों के जो लोक गाने होते हैं, शास्त्रीय गाने होते हैं, इनसे पूछा जाता है। इनसे जुड़े हुए लोगों से प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर आप पिछले साल के प्रश्नों पर अध्ययन कर रहे होंगे तो ये आपको पता चल रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। तो सिक्किम में एक समुदाय है गुरुंग समुदाय, जो क्या मनाता है, एक त्यौहार मनाता है 9 वर्ष का, जिसका नाम है तामू लोसर, है ना। ये मनाया जाता है। जो सिक्किम भारत में कब इसका अंग बना था भारत का तो भारत का राज्य बना था, पूर्ण राज्य बना था 1975 में, 36वें संशोधन के द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य बना था, है ना। 1975 के पहले ये भारतीय राज्य में शामिल नहीं था, है ना। तो देखिए 9 वर्ष का एक त्यौहार है। एक और ध्यान रखना है, सिक्किम के अपने नए साल ये 9 वर्ष पर मनाया जाता है। और इस बार ये तामू लोसर जो है वो 30 दिसंबर को, है ना, 30 दिसंबर को मनाया गया। उसी दिन से शुरू हुआ है, कुछ दिनों तक चलता है। तो अभी 2-4 दिन पहले ही ये शुरू हुआ है, मनाया 30 दिसंबर को मनाया गया है ना। इस साल 9 वर्ष उनका 30 दिसंबर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे शुरू होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है बेहद महत्वपूर्ण तरीके से। और ये शानदार प्रश्न होगा, तामू लोसर महोत्सव विक्रम संवत के अनुसार पूसा के 15वें दिन और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर को पड़ता है। यह गुरुंग समुदाय अपने पूरे परिवार के साथ और समुदाय के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम इसको देखते हैं कि सिक्किम में और भी बाकी जो सिक्किम के जो महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा है ना। आप देखेंगे जो लोसर है ना, लोसर ये तिब्बती 9 वर्ष भी है। लोसर जो है ये तिब्बती 9 वर्ष भी है, तिब्बती 9 वर्ष भी है। तिब्बती 9 वर्ष, लोसर को तिब्बती 9 वर्ष भी कहते हैं और यह सिक्किम में भी मनाया जाता है। इसके अलावा सोनम लोचर तमांग समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। सोनम लोचर, सोनम लोचर, सोनम लोचर जो है तमांग समुदाय के द्वारा, तमांग समुदाय के द्वारा, है ना। तमांग समुदाय के द्वारा सोनम लोचर जो उत्सव जो है ये मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा। यहाँ पर मनाया जाता है सागा दावा, और भी मनाए जाते हैं सागा दावा भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर और भी जो त्यौहार मनाया जाता है मैं बोल देता हूँ। चेडोंग लोरम फात भी मनाया जाता है यहाँ पर बेदना लहब सोल मनाया जाता है। कागेय नृत्य मनाया जाता है। लोसुंग नामसुंग जिसको कहते हैं उसको भी मनाया जाता है ना। और सिक्किम में जो जातियाँ मुख्यतः पाई जाती है ना, 3 जाति सब, लेप्चा, भूटिया और नेपाली। सिक्किम में मुख्यतः 3 जातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, लेप्चा, ध्यान रखना, लेप्चा, भूटिया जनजाति और नेपाली। नेपाल का अधिकांश लोग जाकर वहाँ बस गए हैं। तो मुख्य रूप से 3 जातीय समूह पाया जाता है, लेप्चा, भूटिया और नेपाली सिक्किम में पाया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी आ सकता है ये प्रश्न, और जब भी आएगा तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें आप करंट अफेयर से आराम से क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी के एग्जाम के लिए, इस तरीके के खूब प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज अगला प्रश्न हम देखते हैं।
सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। हाल ही में कौन भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? 78वें भी बन गए और 79वें भी बन गए। 78 और 79, 78 के बनने कुछ दिन बाद ही 79वें ग्रैंड मास्टर भी बने। तो इसमें पूछा जा रहा भारत के 78वें नंबर के कौन ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौस्तुभ चटर्जी। क्या उत्तर होगा? बी, कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। तो ध्यान रखेंगे ये कौस्तुभ चटर्जी जो है भारत के कौन से, यहां पर लिखा है 78वें ग्रैंड मास्टर हैं। 79वें ग्रैंड मास्टर कौन है? एम प्रणेश। ये कौन है? 79वें ग्रैंड मास्टर, ये भी याद रखेंगे, ग्रैंड मास्टर है ना। 79 हुए हैं, 79वें ग्रैंड मास्टर। कुछ हम यहां पर देखें, आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल कौन से हैं? ये 77वें हैं। आदित्य मित्तल कौन से नंबर के हैं? 77वें ग्रैंड मास्टर हैं। 77वें ग्रैंड मास्टर, 77वें ग्रैंड मास्टर हैं। 77, 78, 79। राहुल श्रीवास्तव कौन से नंबर के हैं? 74वें, 74वें ग्रैंड मास्टर हैं। ये आपको याद रखना है, राहुल श्रीवास्तव 74वें ग्रैंड मास्टर हैं। अब इसमें कौन सा रहेगा? 73वें ग्रैंड, 72वें कौन है? कुछ यहां पर लिख देता हूं मैं, है ना। यहां पर देखेंगे 72वें ग्रैंड मास्टर कौन है भाई? मित्राभ गुहा। कौन है? मित्राभ गुहा। मित्राभ गुहा जो है 72वें ग्रैंड मास्टर है, आप याद रखिएगा। 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है? 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है? भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम, भरत सुब्रमण्यम 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन है? 75वें, तो 75वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं बी प्रणव। 74वें हो गए। 75वें ग्रैंड मास्टर जो हैं बी प्रणव, बी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर हैं। 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रणव आनंद। 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रणव आनंद। 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद हैं। 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल। 78वें कौस्तुभ चटर्जी। 79वें, तो यहां पर 3 और 4 और 4 8, 72 से लेकर 79 तक के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, यहां पर पूरी लिस्ट है, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। इनमें से कभी भी किसी का पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे लेटेस्ट यही है एम प्रणेश। एम प्रणेश तमिलनाडु से हैं, 79वें ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन प्रश्न में 78वें है, तो उत्तर हो जाएगा कौस्तुभ चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न, भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? डी मुकेश नहीं, गुकेश, डी गुकेश, बिल्कुल सही। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये 1914 से लगातार ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता रहा है। तो आप ये बताना है कि 108वीं नंबर का कहाँ हुआ है? ये हुआ है 1 से 7 जनवरी के बीच होता है ना। तो आप देखेंगे 108वीं, ये टाइटल याद रखना है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पूछा जा रहा है कि किस शहर में हुआ, ये बताना है। तो किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है नागपुर में हुआ है। कहां हुआ है? नागपुर इज द राइट आंसर। नागपुर, नागपुर कहां है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण नहीं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप इसको याद रखेंगे। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है ना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ द्वारा 3 से 7 जनवरी 2023 तक राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में कहां हुआ? राष्ट्र संत तुकडोजी कहां हुआ? आयोजन कहां हुआ? यहां पे लिखते हैं आयोजन कहां हुआ? नागपुर में। कहां? तो राष्ट्र संत, एक विश्वविद्यालय है राष्ट्र संत तुकडोजी, राष्ट्र संत तुकडोजी
महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में, नागपुर विश्वविद्यालय में, है ना, ये याद रखना है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में इसका आयोजन है, यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन हुआ है। कब हुआ है? तो 3 से 7 जनवरी 2023 तक, 3 से 7 जनवरी 2023 तक हुआ है। और इस वर्ष की इसकी थीम क्या है? थीम मतलब विषय क्या है, विषय इसका क्या होगा, विषय बताना है। तो थीम क्या है? तो थीम इसका याद रखिएगा, थीम खूब पूछा जाता रहता है इनमें। इसका थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ महिला सशक्तिकरण के साथ, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ये इसके इस वर्ष की थीम है। आप सभी लोग इस थीम को जरूर याद रखेंगे। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इस वर्ष का जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, इसकी थीम है। तो आपको थीम से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। और भारतीय विज्ञान संघ के द्वारा इसका आयोजन हुआ था। पहली बार 1914 में हुआ, है ना। और पिछली बार कहाँ हुआ था? पिछले बार 2022 में कहाँ हुआ? तो पिछले बार जो 2022 में हुआ है, दो 2022 में 7वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। 2022 में कहाँ हुआ? 2022 में बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। और 2022 में जो मनाया गया था वो कहा था 107वीं विज्ञान कांग्रेस था, ये याद रखिएगा। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 1914 में। कहां पर? कलकत्ता में, कलकत्ता में मनाया गया। तो याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण बात है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब बात आप याद रखेंगे। इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस तरीके की परियोजनाएं केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, इन सब परियोजनाओं के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी है। कलासा बंडूरी परियोजना, है ना, पूछा जा रहा है किस राज्य में है, कि जिसको किसने मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो कलासा बंडूरी परियोजना जो है ये कर्नाटक में है, और इसको लेकर गोवा के साथ विवाद है। इसको लेकर गोवा के साथ विवाद है। ये एक प्रकार का पेयजल परियोजना है। किस प्रकार का है? पेयजल परियोजना है, पेयजल परियोजना है ना। ध्यान रखिएगा, कलासा बंडूरी परियोजना एक कर्नाटक के लिए एक पेयजल परियोजना है ना, जिसको लेकर गोवा के साथ विवाद है, क्योंकि एक नदी है जिसको लेके गोवा और कर्नाटक के बीच विवाद है ना। और इस विवाद को जो है लेकर गोवा ने इसकी बहुत निंदा की है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री गोविंद करजोल, है ना, ने भाषण देते हुए कहा है इस पर। और किस नदी पर है? तो महादई नदी जल विवाद, महादई नदी को लेकर कर्नाटक गोवा में, कर्नाटक और गोवा में
विवाद है ना, ध्यान रखिएगा। महादाई नदी को लेकर कर्नाटक और गोवा में विवाद है ना, ये बात याद रखिएगा, जिसके चलते इस परियोजना को जो है काफी समय से अधर में लटका हुआ था। कर्नाटक अपनी सहायक नदियों कलासा और बंधुरी से महानदी नदी के पानी का उपयोग उत्तरी कर्नाटक के सूखाग्रस्त जिलों में करना चाहती है। तो यह जो है कलासा बंधुरी पेयजल परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जो गोवा और महाराष्ट्र के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गोवा के साथ साथ महाराष्ट्र ने भी इस पर विरोध जताया है ना, गोवा के साथ साथ महाराष्ट्र ने भी इसका विरोध जताया है। तो ध्यान रखिएगा, एक पेयजल परियोजना है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है ना, ये बात याद रखिएगा। और वहाँ का सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। चलिए, किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रज्वला चैलेंज, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, याद रखेंगे। तो प्रज्वला चैलेंज जो है पूछा जा रहा है कौन सा मंत्रालय, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अब प्रज्वला चैलेंज है क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा तो हुआ है, ये प्रज्वला चैलेंज है क्या? ये ध्यान रखिएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रज्वला चैलेंज है क्या? तो देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो प्रज्वला चैलेंज जो लॉन्च किया गया है ना, ये एक प्रकार का अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से, है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा यह किया गया है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत क्या होता है? कार्य करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया, है ना। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह, शैलेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, जरा बताइए आप लोग, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, ये आपको बताना है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है। यह उन प्लेटफार्मों में से एक है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमियों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय आधारित संगठन, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, इनक्यूबेशन केंद्रों और निवेशकों आदि से विचार आमंत्रित किया जाएगा। मतलब अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और उनके सुझाव को अर्थव्यवस्था के विकास में अपनाया जाएगा। यही है प्रज्वला चैलेंज, जिसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। इससे जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और इनसे जुड़े हुए स्टार्टअप्स को चलाने में मदद मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस राज्य सरकार के द्वारा पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट शुरू किया गया है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का क्या मतलब होता है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, आईवीएफ। तो क्या शुरू किया गया? भारत का पहला है, ध्यान रखना, भारत का पहला, इसलिए महत्वपूर्ण है ये, भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट शुरू की गई है। पूछा जा रहा किस राज्य के सरकार के द्वारा, तो उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य के सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। याद रखिएगा, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया जहां पर पशुओं के लिए आईवीएफ प्रणाली शुरू की गई है ना, पशुओं के लिए, ध्यान रखिएगा। और कहां? गुजरात के अमरेली में इसका शुरुआत किया गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, गुजरात के अमरेली में शुरू किया गया है, तो ये बात याद रखना है आप लोगों को। गुजरात के कहां शुरू किया गया है? अमरेली में शुरू किया गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मानव में भी होता है आईवीएफ। आईवीएफ प्रणाली के तहत
बहुत सारे लोगों को बच्चा जो है प्राप्त हो गया। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पशुओं के लिए शुरू करने वाला पहला मोबाइल यूनिट जो शुरू किया वो गुजरात है, और गुजरात के अमरेली में ये शुरू किया गया है। शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला किसने शुरू किया? तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन किया। पशु संसाधन मंत्री हैं ये, है ना, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। भारत सरकार और अमर डेयरी के एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया है। किसने शुरू किया? भारत सरकार और अमर डेयरी के संयुक्त उद्यम के रूप में। यह यूनिट अमरेली के पशुपालकों को IVF तकनीक उपलब्ध कराने का काम शुरू करेगा। तो भारत सरकार, अमर डेयरी, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है। किसने शुरू किया? भारत सरकार प्लस अमर डेयरी ने मिलकर इसको शुरू किया है। तो ये भी एक प्रश्न बनेगा, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखें, हाल ही में किसके द्वारा कर्नाटक राज्य के देहनवल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आधारशिला रखा गया है? सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो डिटेक्टिव जानते हो ना, जिनको सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, और ये किया है अमित शाह ने। इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा यह शुरू किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, देहनवल्ली में इसका किया गया है। अमित शाह ने कर्नाटक के देहनवल्ली में, है ना, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI, है ना, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? CDTI सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रख दी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। सुरक्षा बलों के सभी बलों के कर्मियों को उच्चतम टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए, है ना, उच्चतम टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए शुरू किया गया है अमित शाह के द्वारा। भारत सीमा तिब्बत पुलिस के आवासीय और प्रशासनिक परिसरों का भी उद्घाटन किया, है ना। तो इस तरीके से इन पर जो है ITBP के परिसर का उद्घाटन के साथ साथ इनके सुरक्षा भवन, 120 जवानों के लिए बैरक के स्टाफ ऑफिसर, इन सब का भी साथ ही साथ शुरुआत हुआ है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। एक प्रकार का गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान है, गुप्तचर प्रशिक्षण, सेंट्रल डिटेक्टिव, इसको यही बोलते हैं केंद्रीय, हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान। आपको यही याद रखना है, यही प्रश्न पूछा जाएगा कि कहां शुरू हुआ है। तो कर्नाटक राज्य के कहां पर? देहनवल्ली में शुरू हुआ है। अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री हैं केंद्र में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया? इकोनॉमी से प्रश्न होगा। RBI ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। किसके लिए, किस वर्ष के लिए किया है, किस अवधि के लिए पूछा जा रहा है? क्या उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया है? तो यह किया है 2023 से 25 के लिए, है ना, याद रखिएगा। और किसने लॉन्च किया है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के द्वारा, याद रखेंगे, RBI के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अब इसके तहत क्या होगा? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने, है ना, इसको जो है शुरुआत की है ना। उत्कर्ष 2.0 नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुरू किया या उद्घाटन किया, ये याद रखेंगे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसको लॉन्च किया है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी। यह है क्या? उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र। ये क्या है? ये नियामक उत्कर्ष 2.0 नियामक एवं पर्यवेक्षी
तंत्र है जो व्यवस्था को मजबूत बनाएगा, जो व्यवस्था को मजबूत बनाएगा, जो बैंकिंग व्यवस्था है मजबूत बनाएगा। तो बैंकिंग व्यवस्था में सुधार और उनको मजबूत बनाने के लिए एक तरीके का उत्कर्ष 2.0 नाम से एक जो है ना अभियान है जो चलाया गया है। और इसकी अवधि कब होगी? तो इसकी अवधि 2023 से 2025 के बीच का अवधि होगी। इसका पहला संस्करण जो है जुलाई 2019 में शुरू किया गया था, 19 से 22 तक। ये दूसरा संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है? यह दूसरा संस्करण है, दूसरा संस्करण है, यह दूसरा संस्करण है ना। पहला संस्करण कब से हुआ था? तो 2019 से 22 तक था। अब 2023 से 25 तक दूसरा संस्करण इसको कर दिया गया है। ये आप याद रखेंगे। उत्कर्ष 2.0 जो है मूल्य और मिशन स्टेटमेंट है। 6 विजन स्टेटमेंट के साथ कोर उद्देश्य, मूल्य और मिशन स्टेटमेंट है। उत्कर्ष 2.0 में उत्कर्ष 2022 के मूल उद्देश्यों, मूल्यों और मिशन सहित 6 विजनों को बनाए रखने के लिए इसमें किया गया है। 6 विजन जो है इसमें रखे गए हैं, है ना, जो रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन करेंगे। अपने वैधानिक और अन्य कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता लाना, भारतीय रिजर्व नागरिकों संस्थानों को सुदृढ़ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं को समर्थित और प्रासंगिक बनाना, पारदर्शी उत्तरदायी आचार नीति संचालित आंतरिक शासन करना, सर्वोत्कृष्ट व पर्यावरण अनुकूल डिजिटल और भौतिक आधारभूत संरचना बनाना और नवोन्मेषी क्रियाशील एवं कुशल मानव संसाधन बनाना। तो 2.0 जो उत्कर्ष 2.0 है, तो 2023 से 25 की अवधि के बीच यही चीजें की जानी है, आप याद रखेंगे। आरबीआई के बारे में देखें तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। केंद्र का राष्ट्रीयकरण जो कहते हैं, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। ये बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, विदेशी मुद्रा का नियमन करता है, नोट जारी करता है विभिन्न प्रकार के। तो ध्यान रखिएगा, पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ रहे थे। तो ये सारी बातें याद रखेंगे आप लोग। 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा? 100% मई 2023 तक बन जाएगा। 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा? तो ये बन जाएगा हैदराबाद। बी इज द राइट आंसर, है ना। 100% सीवरेज सुविधाएं वाला हैदराबाद पहला शहर बनेगा, है ना। कब तक बन जाएगा? तो हैदराबाद पहला शहर 100% सुविधाएं वाला मई 2023 तक बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये बात याद रखना है। तो भारत का पहला शहर होगा जहां पे 100% सीवरेज होंगे, है ना, सीवरेज सुविधाओं वाला इसको किया जाएगा। Which will become the first city in India to have 100% सीवरेज फैसिलिटीज। तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इस तरीके के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और आपको भी इस तरीके के प्रश्नों को लगातार याद रखना है। तेलंगाना का नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव के अनुसार हैदराबाद अगले अप्रैल मई तक 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। 1 जनवरी 2023 को यह बयान दिया था कि ऐसा होगा, है ना। तो इस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फिर ध्यान रखें, हैदराबाद जो है किस राज्य में है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहां है? हैदराबाद है ना। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद। निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दिनेश कुमार शुक्ला, है ना। दिनेश कुमार शुक्ला इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त कर दिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप जरूर याद करके रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा। दिनेश कुमार शुक्ला प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पूर्व कार्यकारी निदेशक दिनेश कुमार शुक्ला अब 31 दिसंबर से, है ना,
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कर लिया है। 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। कितने साल की अवधि के लिए? 3 साल की अवधि के लिए। 3 साल की अवधि के लिए। इसी में पहले निदेशक थे, अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। 3 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है। पहले से इसमें निदेशक थे, अब इसके अध्यक्ष बन गए हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन 15 नवंबर 1983 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत, है ना, किया गया है। तो अगर कहें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1983 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमाणु ऊर्जा नियामक अधिनियम 1962 के तहत कुछ नियामक और सुरक्षा कार्यों करने के लिए किया गया था। 15 नवंबर 1983, 15 नवंबर 1983 को किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है? जिसकी स्थापना हुई है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत किया गया है, किया गया है। तो इस बोर्ड को, तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना था? 1962 में। स्टैटिक जीके से भी प्रश्न बन जाएगा। वर्तमान में बोर्ड में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, एक पदेन सदस्य तथा 3 अंशकालिक सदस्य और एक सचिव होते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेड ऑफिस, मुख्यालय मुंबई, याद रखेंगे। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्यालय मुंबई में। तो ये सारी बात याद रखिए। अब इसके दिनेश कुमार शुक्ला अब इसके क्या बन गए हैं? अब इसके अध्यक्ष बन गया। तो चलिए आज के लिए ये प्रश्न है। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसको देखिए और इस सारे फैक्ट को याद भी करिए। चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।